नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिन्हा। आप सभी को हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल ई स्टडी वेब में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पिछले 16 जून से 22 जून तक जितना भी इम्पोर्टेंट इवेंट गया है, इम्पोर्टेंट घटना जो गया है, उन सारे इम्पोर्टेंट घटनाओं को एनालाइज करके हम लोग यहाँ पे कुछ टॉपिक लाए हैं जो आप लोगों के आने वाले एग्जाम, जैसे कि आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, DHS, PNRT, SSC, आसाम पुलिस, RPF और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाला है उनमें बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, टोटल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे 15 टॉपिक, और उन 15 टॉपिक के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को मिल जाएगा जो आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरों को भी मिल सके और बहुत ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को डेली मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में क्या है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका रिसेंटली। तो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट जो है रिसेंटली इलेक्शन गया था 29 मई को साउथ अफ्रीका में इलेक्शन गया था, जनरल इलेक्शन, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है। जैसे कि हमारे इंडिया में जैसे जनरल इलेक्शन जो होता है, लोकसभा इलेक्शन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन होता है, सेम वैसे ही साउथ अफ्रीका में जनरल इलेक्शन जो होता है वो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है। तो 29 मई को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था साउथ अफ्रीका में। तो वहाँ पे रिसेंटली उनका रिज़ल्ट निकल गया था। पिछले 14-15 जून को उनका मतलब फाइनल रिज़ल्ट निकल गया था। तो वहाँ पे किसने जीता था, किन्होंने वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है। ठीक है, ऑप्शन ए सिरिल रामाफोजा, ऑप्शन बी पॉल मेसाटाइल, ऑप्शन सी थोको डिडीजा, ऑप्शन डी रेमोंड जोंडो। थोड़ा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि साउथ अफ्रीका कौन सा कॉन्टिनेंट का कंट्री है। तो साउथ अफ्रीका जो है वो अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ पे ऑलरेडी अफ्रीका है तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये अफ्रीकन है। तो अफ्रीकन साउदर्न मोस्ट कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का साउदर्न मोस्ट कंट्री है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका का कैपिटल, यहाँ पे देखिए थोड़ा कन्फ्यूजनल होने वाला है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका का 3 कैपिटल होता है। जैसे हर एक कंट्री का एक ही कैपिटल होता है, लेकिन साउथ अफ्रीका का 3 कैपिटल होता है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सा है, प्रिटोरिया है। और उसके बाद क्या है, केपटाउन। केपटाउन जो है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है साउथ अफ्रीका का। ब्लोम ब्लोमफोंटेन ब्लोमफोंटेन जो सिटी है वो जुडिशियल कैपिटल है साउथ अफ्रीका का। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका का जुडिशियल कैपिटल है ब्लोमफोंटेन। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि साउथ अफ्रीका का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सा है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर होगा प्रिटोरिया होगा। और लेजिस्लेटिव कौन सा कैपिटल है, वो है केप टाउन। और ब्लोमफोंटेन क्या है, ब्लोमफोंटेन जुडिशियल कैपिटल है साउथ अफ्रीका का। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 29 मई को जनरल इलेक्शन हुआ था, और उसके बाद जब रिजल्ट निकला था तो सिरिल रामाफोजा जो साउथ अफ्रीका का जो वर्तमान जो प्रेसिडेंट है वो 2018 से वो प्रेसिडेंट बना है। प्रेसिडेंट ऑलरेडी नियुक्त किया गया था उनको। तो उन्होंने फिर से साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उन्होंने फिर से जीता है, और फिर से वो प्रेसिडेंट बन गया है साउथ अफ्रीका का। ठीक है, तो वो साउथ अफ्रीका का 5वां प्रेसिडेंट है, और इस बार लेके उसका सेकंड टर्म चल रहा है उसका, उनका। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए सिरिल रामाफोजा। ऑप्शन डी में जो है रेमोंड जोंडो कौन है, रेमोंड जोंडो साउथ अफ्रीका का डेप्यूटी प्रेसिडेंट है। ठीक है, डेप्यूटी प्रेसिडेंट बोल सकते हैं या फिर वाइस प्रेसिडेंट बोल सकते हैं रेमोंड जोंडो। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो
who has have been honored with the साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 रिसेंटली। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार रिसेंटली जो दिया गया है, यहाँ पे किनको या फिर किन लोगों को दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, 2024 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। जैसे कि हम लोगों को पता है कि साहित्य अकादमी जो होता है, साहित्य अकादमी का अवार्ड जो होता है वो 4 कैटेगरी में होता है। एक होता है साहित्य अकादमी अवार्ड, उसके बाद साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन प्राइजेस अवार्ड, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये युवा पुरस्कार के बारे में दिया गया है। तो युवा पुरस्कार इस बार 2024 में युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 23 लोगों को दिया गया है। और बाल साहित्य जो पुरस्कार होता है, बाल साहित्य पुरस्कार वो 24 लोगों को दिया गया है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इनमें से, ये ऑप्शन चारों में से किनको या फिर किन लोगों को दिया गया है 2024 में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साहित्य अकादमी जो अवार्ड है उनका कब बना था। वो अवार्ड वो 1954 में बना था। ये साहित्य अकादमी अवार्ड स्पेशली ये जो हमारा लेखक होता है उन लेखक को स्मरण करके या फिर उन लेखक को सम्मान करता है, सम्मानित करने के लिए एक अवार्ड देता है, वो साहित्य अकादमी अवार्ड है, ठीक है। तो 2024 में साहित्य अकादमी अवार्ड, जैसे कि साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार जो है, जैसे कि मैंने बोला है कि वो 23 लोगों को दिया गया है, 23 लोगों को दिया गया है। उनमें से हमारे असम के रंजू हजारिका उनको दिया गया है असमिस लैंग्वेज में। अच्छा, ये साहित्य अकादमी जो अवार्ड होता है वो हमारे भारत का जितना भी 8 शेड्यूल जो लैंग्वेजेस है, 8 शेड्यूल जो लैंग्वेजेस है उनमें वो 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस में जिन्होंने भी उसी भाषा में जिन्होंने भी नॉवेल लिखा है या फिर कोई बुक लिखा है, उन लोगों को मतलब उन लोगों को एनालाइज करके उनमें से किसी एक को देता है। जैसे कि आसामीज लैंग्वेज का एक देता है, बंगाली लैंग्वेज का एक देता है, मराठी लैंग्वेज का एक देता है, मैथिली लैंग्वेज का एक देता है, एक को देता है, ठीक है। सभी को नहीं देता है, हर लेखक को नहीं देता है, लेकिन हर लैंग्वेज का एक ही लेखक को देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल गया, 2024 का बाल साहित्य पुरस्कार अवार्ड 23 लोगों को दिया गया है। तो उनमें से हमारे असम का रंजू हजारिका उनको दिया गया है असमिस लैंग्वेज के लिए। तो उनका जो नॉवेल है विपन्ना विस्मय खेल, ठीक है, विपन्ना विस्मय खेल, उनका ये नॉवेल लिखने के बाद उनको बाल साहित्य पुरस्कार अवार्ड दिया गया है साहित्य अकादमी का 2024 में, ठीक है। और बोरो लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है वी जैकोबा माचाहारी, उनको बोरो लैंग्वेज में लिखे हुए पोएट्री बहुमा बोइनिवो ये एक पोएट्री है। ये पोएट्री लिखने के बाद वी जैकोबा माचाहारी को तो मतलब बाल साहित्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे युवा पुरस्कार, जैसे कि मैंने यहाँ पे खाली हमारे असम का जितना भी लोगों को अवार्ड मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, उन लोगों का नाम हम लोगों ने यहाँ पे कैरी किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे असम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, इसलिए यहाँ पे मैंने वो कैरी किया है, ठीक है। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इनमें से नवनज्योति शर्मा को दिया गया है। उनका शॉर्ट स्टोरी जाल कोटा जुई वो असमिस लैंग्वेज में नवनज्योति शर्मा को दिया गया है। और बोरो लैंग्वेज में रानी बारो को दिया गया है। उनकी शॉर्ट स्टोरी क्या है, साइक्लू वो बोरो लैंग्वेज का है, वो शॉर्ट स्टोरी है। और बोरो लैंग्वेज में रानी बारो को दिया गया है युवा पुरस्कार, ठीक है। और सुतपा चक्रवर्ती ये हमारे सिलचर का है। तो सुतपा चक्रवर्ती को बंगाली लैंग्वेज के लिए, ये बहुत ही
गर्व की बात है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में बंगाली लैंग्वेज है वेस्ट बंगाल का, तो फिर भी वेस्ट बंगाल के किसी बंगाली राइटर को नहीं मिला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो हमारे असम के सिलचर में जो स्थित सुतपा चक्रवर्ती को बंगाली लैंग्वेज के लिए देराजे हालुर फूल गत जन्म, हालुर फूल गत जन्म, ये एक एंथोलॉजी है। एंथोलॉजी को लिखने के बाद उनको बंगाली लैंग्वेज के लिए उनको युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। ठीक है, सुतपा चक्रवर्ती को याद रखिएगा। यहाँ पे जितना भी हम लोगों ने नाम डिस्कस किया है वो सारा नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्जाम पे। जैसे कि रंजू हजारिका को कौन से लैंग्वेज के लिए उनको क्या अवार्ड मिला है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो रंजू हजारिका को बाल साहित्य युवा पुरस्कार अवार्ड मिला है असमिस लैंग्वेज के लिए। कौन सा नॉवेल लिखने के बाद? विपन्ना बिश्नोई खेल, वो एक नॉवेल है, और नॉवेल को लिखने के बाद रंजू हजारिका को असमिस लैंग्वेज में बाल साहित्य पुरस्कार अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। फिर उसके बाद ऐसा भी आ सकता है कि युवा पुरस्कार हमारे असम के नवनज्योति शर्मा को कौन सा शॉर्ट स्टोरी लिखने के बाद उनको असमिस लैंग्वेज के लिए उनको युवा पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर होगा कौन सा होगा? जाल कोटा जुई। ठीक है, जाल कोटा जुई। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इनमें से नवनज्योति शर्मा को मिला था, और सुतपा चक्रवर्ती को मिला था, और रानी बोरो को मिला था। नवनज्योति शर्मा को असमिस लैंग्वेज के लिए मिला था, सुतपा चक्रवर्ती को बंगाली लैंग्वेज के लिए मिला था, रानी बोरो को बोरो लैंग्वेज के लिए मिला था। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे है, Who has inaugurated the प्रेरणा स्थल इन द पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स रिसेंटली? तो प्रेरणा स्थल जो है ये फ्रीडम फाइटर का स्टैचू जो है, फ्रीडम फाइटर का स्टैचू वहाँ पे बनाया गया है। तो वो हमारे पार्लियामेंट हाउस जो है, भारत के जो पार्लियामेंट हाउस है उन वहाँ पे इनोग्रेट किया गया है। ठीक है, मैं थोड़ा उसका इमेज दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इमेज, ये फ्रीडम फाइटर जितना भी है उन लोगों का इमेज है यहाँ पे। जैसे हमारे बापू है महात्मा गांधी जी, और जितना भी फ्रीडम फाइटर है जो हमारे स्वाधीनता के टाइम पे काम किया था, उन लोगों का स्वतंत्रता के टाइम पे काम किया था, तो उन लोगों का स्टैचू वहाँ पे स्मरण करके उन लोगों का स्टैचू इनोग्रेट किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, किन्होंने प्रेरणा स्थल इनोग्रेट किया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी ओम बिरला, ऑप्शन सी जगदीप धनकर, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ऑन 16 जून मतलब 16 जून को, पिछले 16 जून को हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट और भारत के राज्यसभा चेयरमैन जो होता है जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो जनरली राज्यसभा का चेयरमैन होता है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनकर, उन्होंने प्रेरणा स्थल इनोग्रेट किया था। ठीक है, तो प्रेरणा स्थल क्या है, सब मैंने बोला है कि यहाँ पे प्रेरणा स्थल जो है वो फ्रीडम फाइटर का स्टैचू होता है। वो सारा स्टैचू को उन्होंने इनोग्रेट किया है। ठीक है, तो थोड़ा हम यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस के बारे में थोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि द न्यू पार्लियामेंट हाउस वाज इनोग्रेटेड ऑन 28 मई 2023 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो नया जो पार्लियामेंट है, नया पार्लियामेंट का इनोग्रेट किन्होंने किया था? उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया था। 2023 के 28 मई को उन्होंने इनोग्रेट किया था। ठीक है, तो नया जो पार्लियामेंट है, नया पार्लियामेंट का आर्किटेक्ट कौन था, ऐसा क्वेश्चन आंसर, तो आंसर होगा बिमल पाटिल होगा। ठीक है, तो बिमल पाटिल जो है वो हमारे भारत के नया पार्लियामेंट का आर्किटेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी जगदीप धनकर। वो वर्तमान भारत के
वाइस प्रेसिडेंट है। और ओम बिरला जो है यहाँ ऑप्शन बी पे जो है ओम बिरला वो लोकसभा का चेयरमैन है। ठीक है, लोकसभा का चेयरमैन है। राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? जगदीप धनखड़। और लोकसभा का चेयरमैन कौन है? ओम बिरला है। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे है व्हिच इंडियन म्यूजियम हैज रिसीव्ड द यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड रिसेंटली। तो यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड ये टोटल हमारे 2024 में ये अवार्ड खाली 7 म्यूजियम को दिया गया है। उनमें से हमारे भारत का एक म्यूजियम पहली बार ये अवार्ड मिला है, भारत के एक म्यूजियम को। ठीक है, तो भारत के ही किसी भी म्यूजियम को ये अवार्ड नहीं मिला है, तो पहली बार वो अवार्ड भारत के एक म्यूजियम को दिया गया है। तो ऑप्शन ए पे क्या है? द विवेकानंद रॉक मेमोरियल म्यूजियम। ऑप्शन बी द स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम। ऑप्शन सी गांधी मेमोरियल म्यूजियम। ऑप्शन डी विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो रिसेंटली यूनेस्को हैज शॉर्टलिस्टेड 7 मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम्स ग्लोबली फॉर द प्रेस्टिजियस प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड। तो जैसे कि मैंने बोला है कि यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड जो है रिसेंटली यूनेस्को के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है 7 म्यूजियम को, जो साउथ वर्ल्ड के 7 म्यूजियम को ये अवार्ड देके दिया गया है। तो उनमें से हमारे भारत के स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम जो गुजरात के भुज में है, गुजरात के भुज में स्थित है स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम, वो म्यूजियम को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और ये पहला म्यूजियम बना है भारत का जो यूनेस्को के ये अवार्ड मिलने में। ठीक है, यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड। ठीक, तो जैसे कि तो गुजरात के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है, तो हम लोगों को गुजरात के बारे में थोड़ा गुजरात के बारे में जो पॉइंट है मैंने यहाँ पे कैरी किया है। तो गुजरात का वर्तमान सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। वर्तमान गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात में राज्यसभा सीट कितना है? 11 सीट है। और लोकसभा सीट कितना है? 26 सीट है। ये लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट स्पेशली हम लोग को अभी जानना है, क्योंकि रिसेंटली लोकसभा इलेक्शन गया है, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली इलेक्शन गया है तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लोकसभा सीट कितना है? 26 है। और राज्यसभा सीट कितना है? 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी पे जो है ये इज़ द करेक्ट आंसर। आप लोगों को यहाँ पे मैंने इमेज नहीं डाला है, आप लोग गूगल पे सर्च करके ये जो नाम है ये म्यूजियम का इमेज आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को इनका जो डिज़ाइन है, जो डिज़ाइन बनाया गया है वो बहुत ही मतलब बारीकी से बनाया गया है। तो इसलिए यूनेस्को के द्वारा ये अवार्ड मतलब यूनेस्को के द्वारा सिलेक्ट किया गया है ये म्यूजियम को। ठीक है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख लीजिएगा गूगल पे जाके ये म्यूजियम का पिक गूगल पे अवेलेबल है। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ साउथ अफ्रीका रिसेंटली। तो साउथ अफ्रीका में रिसेंटली सेवेंथ नेशनल नेल्सन मंडेला चिल्ड्रंस फेस्टिवल गया है। तो वहाँ पे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमारे भारत के एक फिल्म मेकर को दिया गया है। ठीक है, जो भारत के पहला फिल्म मेकर बना है, या फिर भारत का पहला इंडियन बना है जो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने में। ठीक है, तो ऑप्शन ए है विनोद गनत्रा। ऑप्शन बी संजय लीला बंसाली। ऑप्शन सी अनुराग कश्यप। ऑप्शन डी एस राजामौली। तो थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। विनोद गनत्रा फिल्म मेकर, जो वो फिल्म मेकर है, हमारे डायरेक्टर है भारत के, उनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देके सम्मानित किया गया है 2024 का। कहाँ पे दिया गया है? साउथ अफ्रीका पे दिया गया है। उनको साउथ अफ्रीका के बुला के ये अवार्ड दिया गया है। तो नेल्सन मंडेला 7th नेल्सन मंडेला चिल्ड्रन फेस्टिवल साउथ अफ्रीका में हुआ था
तो वहाँ पे उनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है और वो पहला भारतीय बन गया है ये अवार्ड मिलने में। ठीक है सॉरी। उनको ऑलरेडी बहुत सारा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड उनको देके सम्मानित किया गया है, जैसे कि टोटल 36 अराउंड 36 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड उनको दिया गया है। उनमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड जो है वो लिव उलमैन पीस प्राइज़ ये शिकागो में उनको दिया गया था। तो ये लिव उलमैन पीस प्राइज़ जो है ये अवार्ड मिलने में भी उनको वो पहला भारतीय है और अब तक लिव उलमैन पीस प्राइज़ जो है ये अवार्ड किसी को भी नहीं दिया गया है, हमारे इंडिया के किसी को भी नहीं दिया गया है, सिर्फ सिवाय उनको। ठीक है, तो विनोद गनात्रा को मतलब वो अकेला भारतीय है जो लिव उलमैन पीस अवार्ड मिलने में। ठीक है, अब तक किसी को भी नहीं दिया गया है और अकेला पहला भारतीय बन गया है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने में। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लिव उलमैन पीस जो अवार्ड है उनको गुजराती फिल्म एक है हारून अरुण, ये फिल्म डायरेक्ट करने के बाद उनको ये अवार्ड देके सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए विनोद गनात्रा। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द एडवेंचर्स ऑफ एडे मामा एड फाइंड्स ए होम। तो ये एक बुक है, तो ये बुक का ऑथर कौन है? द एडवेंचर्स ऑफ एड ए मामा एड फाइंड्स ए होम। ऑप्शन ए ट्विंकल खन्ना, ऑप्शन बी आलिया भट्ट, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन डी कंगना रनौत। तो रिसेंटली आलिया भट्ट ने उनके पहली बुक जैसे कि डेब्यू भी बोल सकते हैं, तो डेब्यू बुक उनका द एडवेंचर्स ऑफ एडे मामा एड फाइंड्स ए होम, ये बुक जो है रिवील किया है। तो ये बुक उनके मतलब बचपन के यादें को स्मरण करके रिकॉग्नाइज करके ये बुक उन्होंने लिखा है। तो बचपन में उनकी एक किड्स वेयर ब्रांड है एडे मम्मा, वो ब्रांड को या फिर उन मतलब बचपन का यादें को याद करके उन्होंने ये बुक लिखी है। ठीक है, द एडवेंचर्स ऑफ एडे मामा एड फाइंड्स ए होम। ठीक, याद रखना। आलिया भट्ट को 69 नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में जो दिया गया था, 69 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, वहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया था आलिया भट्ट को। ठीक है, उनके गंगूबाई कठियावारी जो मूवी है वहाँ वो मूवी में अच्छी रोल करने के बाद, अच्छा एक्टिंग करने के बाद उनको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया था 2023 में 69 नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में 69 नेशनल फिल्म अवार्ड्स में उनको बेस्ट एक्ट्रेस देकर सम्मानित किया गया था। उनके साथ कृति शानन को भी दिया गया था जो मिमी में अच्छा रोल करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी आलिया भट्ट। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ ट्राई रिसेंटली। तो ट्राई जो है, ट्राई के बारे में सबसे पहले जानते हैं। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ट्राई। तो ट्राई का सेक्रेटरी पद में किनको नियुक्त किया गया है रिसेंटली? ऑप्शन ए अतुल कुमार चौधरी, ऑप्शन बी अनिल कुमार लाहौटी, ऑप्शन सी दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन डी नानक वैभव। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ट्राई के बारे में भी हम लोग यहाँ पे जान पाएंगे यहाँ पे ये टॉपिक पे। तो ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो बना था 1997 के 20 फरवरी को। तो 20 फरवरी को ट्राई बना था। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ट्राई कब बना था, तो ऐसा क्वेश्चन आंसर होगा 20 फरवरी 1997 होगा। तो ट्राई का
ट्राई में वर्तमान जो सेक्रेटरी है उनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है अतुल कुमार चौधरी। तो अतुल कुमार चौधरी को वर्तमान ट्राई का सेक्रेटरी पद में नियुक्त किया गया है रिसेंटली। तो वो ऑलरेडी UIDAI का डिप्टी डायरेक्टर जनरल है। वो डिप्टी डायरेक्टर जनरल पद में वो ऑलरेडी काम कर रहा है UIDAI का DAI का अतुल कुमार चौधरी। यहाँ पे जो ऑप्शन बी पे जो है अनिल कुमार लाहौटी, वो ट्राई का वर्तमान चेयरमैन है। चेयरमैन भी बोल सकते हैं या फिर प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं। तो ट्राई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ट्राई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। तो इस टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या मिला? ट्राई कब बना था? 1997 पे बना था। तो ट्राई का वर्तमान चेयरमैन कौन है? अनिल कुमार लाहौटी है। और वर्तमान सेक्रेटरी जो है वो अतुल कुमार चौधरी है। और ट्राई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली पे है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, अतुल कुमार चौधरी। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे है, व्हिच स्टेट सेक्रेटेरिएट हैज़ गॉट द इंडियाज फर्स्ट एवर सोलर जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे भारत के जितना भी सेक्रेटेरिएट होता है, जैसे हर स्टेट का अलग अलग सेक्रेटेरिएट होता है, तो हमारे भारत के पहला स्टेट सेक्रेटेरिएट जितना भी। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या है? व्हिच स्टेट सेक्रेटेरिएट हैज़ गॉट द इंडियाज फर्स्ट एवर सोलर जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे भारत के जितना भी स्टेट्स है, हर स्टेट का अलग अलग सेक्रेटेरिएट होता है, एक एक सेक्रेटेरिएट होता है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेट का सेक्रेटेरिएट भारत का पहला सोलर जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी मतलब मिल गया है सेक्रेटेरिएट को? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये असम में है। ठीक है, तो असम के चीफ मिनिस्टर, तो रिसेंटली हमारे चीफ मिनिस्टर जो है हिमंत बिश्व शर्मा जी ने, उन्होंने जनता भवन जो बिल्डिंग है, जनता भवन में एक सोलर प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया है। तो सोलर प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया है, तो उनका मेगावाट कितना है? 2.5 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी। तो ये सोलर जो है वो जनता भवन के रूफटॉप में इंस्टॉल किया गया था। तो वहाँ पे इनोग्रेट किया है रिसेंटली हमारे चीफ मिनिस्टर ने। तो ये सोलर प्रोजेक्ट टोटल जो जनता भवन जो है हमारे असम के जो सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स में, मतलब सोलर एनर्जी के द्वारा सारा बिजली वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा, सोलर के द्वारा सारा बिजली प्रोवाइड किया जाएगा। और इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पहला मतलब भारत के सेक्रेटेरिएट बना है जो सोलर टोटल मतलब पूरा सेक्रेटेरिएट जो है वो सोलर एनर्जी के द्वारा ही बिजली प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम किसने मतलब इनोग्रेट किया है? तो चीफ मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है, हमारे हिमंत बिश्व शर्मा जी ने। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा असम। भारत के पहला स्टेट का पहले सेक्रेटरी स्टेट बना है जो सोलर जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी से प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो है असम। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन व्हिच डे राभा दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो हर साल राभा दिवस कौन से दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 जून, ऑप्शन बी 18 जून, ऑप्शन सी 19 जून, ऑप्शन डी 28 जून। थोड़ा हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहले जानते हैं कि राभा दिवस क्यों मनाया जाता है। राभा दिवस मनाया जाता है हमारे विष्णु प्रसाद राभा, जो कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा बोलते हैं। कलागुरु तो उनका सर मतलब उनको नाम दिया गया है। तो विष्णु प्रसाद राभा के हर साल उनके डेथ एनिवर्सरी को राभा दिवस मनाया जाता है। वो कौन था? वो एक म्यूजिशियन था, डांसर भी था, पेंटर भी था और पॉलिटिशियन भी था हमारे भारत के। ठीक है, तो उनका जन्म कब हुआ था? 31 जनवरी 1909 1909 के 31 जनवरी को उनका जन्म हुआ था। और 20 जून 1959 में उनका निधन हुआ था। ठीक है, निधन हुआ था। तो इसलिए उनके मतलब हर साल 20 जून को
उनके डेथ एनिवर्सरी को स्मरण करके राभा दिवस मनाया जाता है हमारे असम में। और कलागुरु राभा विष्णु प्रसाद राभा का दो नाम है, उनको दो नाम देके सम्मानित किया गया था। जैसे कलागुरु एक नाम है और एक है सैनिक शिल्पी। सैनिक शिल्पी जो नाम है वो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट जो होता है, मार्क्सिस्ट का जो कम्युनिस्ट होता है वो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट ने उनको सैनिक शिल्पी नाम दिया गया था। ठीक है, तो इस बार 2024 में हर साल राभा दिवस के दिन में विष्णु राभा अवार्ड, विष्णु प्रसाद राभा अवार्ड देता है हर साल हमारे असम के कल्चरल अफेयर्स के द्वारा, डायरेक्टरेट ऑफ कल्चरल अफेयर्स के द्वारा हर साल राभा दिवस के दिन में विष्णु प्रसाद राभा अवार्ड किसी एक को दे के सम्मानित किया जाता था। तो इस बार 2024 में धर्मेश्वर नाथ और दुर्लभ भट्टाचार्य, इन दोनों को विष्णु प्रसाद राभा अवार्ड 2024 का देके सम्मानित किया गया है 20 जून को। ठीक है, 20 जून को। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि धर्मेश्वर नाथ को कौन सा अवार्ड देकर सम्मानित किया गया था 2024 में? तो आंसर होगा विष्णु प्रसाद राभा अवार्ड होगा। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है 2024 में विष्णु प्रसाद राभा अवार्ड किनको दिया गया था, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर होगा धर्मेश्वर नाथ और दुर्लभ भट्टाचार्य। याद रखिएगा इस टॉपिक से हम लोगों को क्या क्या मिला। विष्णु प्रसाद राभा का जन्म कब हुआ था? 31 जनवरी 1909। और उनका निधन कब हुआ था? 28 जून 1969 को हुआ था। और विष्णु प्रसाद राभा को दो नाम देके सम्मानित किया गया था, एक है कलागुरु और एक है सैनिक शिल्पी। सैनिक शिल्पी जो नाम है वो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट ने दिया था। और विष्णु प्रसाद राभा के हर साल जो डेथ एनिवर्सरी जो मनाया जाता है, राभा दिवस जो मनाया जाता है, वहाँ पे एक अवार्ड देता है, जैसे कि विष्णु प्रसाद राभा अवार्ड देता है। तो 2024 में धर्मेश्वर नाथ और दुर्लभ भट्टाचार्य को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेयर वाज द जॉइंट समिट ऑन पीस इन यूक्रेन हेल्ड रिसेंटली? तो जॉइंट समिट ऑन पीस इन यूक्रेन, ये पहला समिट हुआ है। तो यहाँ पे 2024 में पहला समिट है, या फिर ये पहला ही समिट है पीस इन यूक्रेन का। तो ये कहाँ पे हुआ है रिसेंटली? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी बेलारूस। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पीस इन यूक्रेन। तो यूक्रेन में जैसे कि रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है पिछले 2 साल से, तो वहाँ पे शांतिपूर्ण मतलब ख़त्म करने के लिए या फिर वहाँ पे शांति मेंटेन करने के लिए, बजाय रखने के लिए, तो ये पीस इन यूक्रेन का एक समिट स्विट्जरलैंड ने मतलब बुलाया है, स्विट्जरलैंड में हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है स्विट्जरलैंड है वो करेक्ट आंसर होगा। तो पिछले 15 जून से 16 जून तक ये सबमिट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्विट्जरलैंड पे हुआ था। तो स्विट्जरलैंड का प्रेसिडेंट जो है, स्विट्जरलैंड का जो वर्तमान प्रेसिडेंट है वायोला एमहर्ड, उन्होंने ये समिट डिसाइड किया था रिसेंटली। तो ये समिट का थीम क्या है? थीम जो दिया है जॉइंट कम्युनिक ऑन ए पीस फ्रेमवर्क, यह है 2024 के, या फिर पहला समिट ऑन पीस इन यूक्रेन का थीम है जॉइंट कम्युनिक ऑन ए पीस फ्रेमवर्क। और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, ये समिट में टोटल 92 देश वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और 8 ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। तो उनमें से जॉइंट कम्युनिक में जो साइन किया है सारे जो कंट्री है उन सारे कंट्री ने साइन किया है, सिवाय ब्राज़ील। अलग से नोट करके रख दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिवाय ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरबिया, ये चारों कंट्री ने जॉइंट कम्युनिक में साइन नहीं किया है, क्योंकि शायद इन लोगों का शायद रशिया के साथ अच्छा संबंध चल रहा है, तो इसलिए शायद सबमिट नहीं किया होगा। समिट में जॉइंट कम्युनिक में साइन नहीं किया है। तो ब्राज़ील, इंडिया, सऊदी अरबिया और साउथ अफ्रीका, ये चारों ने समिट जॉइंट कम्युनिक में ये
समिट ऑन पीस इन यूक्रेन का जॉइंट कम्युनिक साइन जो होता है वहाँ पे साइन नहीं किया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ है, जैसे कि चाइना को बुलाया, मतलब इनवाइट किया था ये समिट पे ज्वाइन करने के लिए, लेकिन चाइना वहाँ पे मतलब नहीं गया था। रशिया को भी बुलाया गया था, रशिया भी नहीं गया था। और ओवरऑल जो समिट हुआ था, समिट ऑन पीस इन यूक्रेन का, ब्राज़ील जो कंट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्राज़ील कंट्री जो है वहाँ पे ऑब्जर्वर मेंबर होके पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। एक तो मेंबर होके भी पार्टिसिपेट किया है और दूसरा ऑब्जर्वर मेंबर होके भी उन ब्राज़ील ने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन जॉइंट कम्युनिक जो साइन होता है लास्ट में, वहाँ पर ब्राज़ील ने साइन नहीं किया है, और हमारे भारत ने भी साइन नहीं किया है, सऊदी अरबिया ने भी साइन नहीं किया है, और साउथ अफ्रीका भी साइन नहीं किया है जॉइंट कम्युनिक साइन में। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि समिट ऑन पीस इन यूक्रेन में जॉइंट कम्युनिक में कौन सा कंट्री ने साइन नहीं किया था, ऐसा क्वेश्चन आंसर। तो आंसर होगा आज ब्राज़ील होगा। अगर ऑप्शन में अगर इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ऐसा क्वेश्चन आता है तो तीनों ऑप्शन भी हो सकता है, आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। और या फिर सऊदी अरबिया को भी घुसा सकता है, तो सऊदी अरबिया भी होगा अगर आता है तो ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक से हम लोगों को क्या क्या मिला कि समिट ऑन पीस इन यूक्रेन, पहला समिट हुआ था पीस इन यूक्रेन का, कहाँ पे हुआ था, स्विट्ज़रलैंड पे हुआ था। तो पिछले 15 जून से 16 जून तक ये समिट हुआ था। और स्विट्ज़रलैंड के जो प्रेसिडेंट है वायोला अमहर्ड, उन्होंने ये समिट का प्रीसेट किया था, ठीक है। तो समिट का थीम यहाँ पे है जॉइंट कम्युनिक ऑन अ पीस फ्रेमवर्क, ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरबिया। समिट ऑन पीस इन यूक्रेन में जो जॉइंट कम्युनिक जो साइन होता है वहाँ पे साइन नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, स्विट्ज़रलैंड है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी रिसेंटली। तो रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का ब्रांड एम्बेसडर किनको, ब्रांड एम्बेसडर पद के लिए किनको नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए रियान पोराक, ऑप्शन बी हिमा दास, ऑप्शन सी लवलीना बोरगोहाई, ऑप्शन डी कौस्तुभ हजारिका। तो रिसेंटली रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो हमारे असम का जो एक यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी का ब्रांड एम्बेसडर पद के लिए रियान पराग को, हमारे असम के जो क्रिकेटर है रियान पराग को नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर पद के लिए। तो रियान पराग के बारे में थोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि रियान पराग अंडर 19 वर्ल्ड कप सॉरी 2018 के जब अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, न्यूजीलैंड पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था, न्यूजीलैंड पे हुआ था। तो 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, न्यूजीलैंड पे हुआ था। तो जब हुआ था वहाँ पे रियान पराग वहाँ पे खेला था, हमारे भारत को रिप्रेजेंट करके 2018 में खेला था, और वहाँ पे हमारे भारत ने जीता था वो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018 के। वहाँ कैप्टन कौन था, शुभमन गिल था। और रियान पराग को 2024 में एक अवार्ड देकर सम्मानित किया गया था, जो लाला अमरनाथ बेस्ट ऑलराउंडर अवार्ड, ये डोमेस्टिक अवार्ड फॉर द डोमेस्टिक सीजन। तो ये लाला अमरनाथ बेस्ट ऑलराउंडर अवार्ड 2024 में 2022 और 23 के परफॉर्मेंस के बेसिस के लिए, परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए बीसीसीआई के द्वारा लाला अमरनाथ बेस्ट ऑलराउंडर अवार्ड फॉर द डोमेस्टिक सीजन के लिए ये अवार्ड देकर सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2024 में लाला अमरनाथ बेस्ट ऑलराउंडर अवार्ड किनको दिया गया था, ऐसा क्वेश्चन आने से। तो आंसर होगा रियान पराग होगा, ठीक है। रियान पराग, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि राजस्थान रॉयल्स जो फ्रेंचाइजी है आईपीएल का, राजस्थान रॉयल्स में खेलता है, ठीक है। राजस्थान रॉयल्स का प्लेयर होकर खेलता है। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द आजान पीर अवार्ड 2023। तो राभा दिवस जब हुआ था वहाँ पे, तब हमारे चीफ मिनिस्टर के द्वारा ऑलरेडी धर्म जो थोड़ी देर पहले जो राभा दिवस में जितना भी 2 लोगों को जो अवार्ड दिया गया था, उन लोगों के साथ बहुत सारे लोगों को अवार्ड दिया गया था। जैसे कि खाली राभा अवार्ड, विष्णु प्रसाद राभा अवार्ड नहीं दिया गया था, बहुत सारा अवार्ड भी दिया गया था। उनमें से आजान पीर अवार्ड भी दिया गया था। तो आजान पीर अवार्ड इनमें से किन को दिया गया था।
ऑप्शन ए नव कुमार दोले, ऑप्शन बी अनवर हुसैन, ऑप्शन सी धर्मेश्वर नाथ, ऑप्शन डी दुर्लभ भट्टाचार्य। तो आजानपीर अवार्ड 2023 का जो अच्छा काम करने के बाद आजानपीर अवार्ड अनवर हुसैन को दिया गया है। रिसेंटली अनवर हुसैन को दिया गया है आजानपीर अवार्ड। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आजानपीर अवार्ड किन को दिया गया था 2024 में, तो आंसर होगा अनवर हुसैन को दिया गया था। किन्होंने दिया था? हमारे चीफ मिनिस्टर ने दिया था, लेकिन ये कल्चरल अफेयर्स का है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स का अवार्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स हर साल देता है आजानपीर अवार्ड, विष्णु प्रसाद राभाई अवार्ड, मामूनी रईजम मेमोरियल अवार्ड, वैसे ही बहुत सारा अवार्ड है। वो सारा अवार्ड को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स के द्वारा देता है हर साल। तो इस बार जो राभा दिवस हुआ था, 56 राभा दिवस हुआ था, कहाँ पे मनाया गया था ये, और ये जो अवार्ड सेरेमनी कहाँ पे हुआ था? दरंग में हुआ था। तो दरंग में हुआ था, तब आजानपीर अवार्ड भी दिया गया था अनवर हुसैन को। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी अनवर हुसैन। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन व्हिच डे द इंटरनेशनल योगा इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इंटरनेशनल योगा डे होगा यहाँ पे। द इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल इंटरनेशनल योगा डे या फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बोलते हैं। तो हर साल कौन से तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 जून, ऑप्शन बी 20 जून, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 22 जून। तो इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द वर्ल्ड ऑन 21 जून। द फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून 2015। तो हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। तो पहला इंटरनेशनल योगा डे कौन से ईयर को मनाया गया था? 2015 को। तो इस बार जो मनाया गया था वो 10th एडिशन है। ठीक है, तो 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये इंटरनेशनल योगा डे मनाने के लिए घोषणा किया था। तो उसके बाद 2015 से मनाया जा रहा है। तो पहला इंटरनेशनल योगा डे कौन से ईयर को मनाया गया था? 2015 को। इस बार जो मनाया गया है वो 10th एडिशन है। और इस बार 2024 का थीम क्या है? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ये है 2024 का इंटरनेशनल योगा डे का थीम है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी 21 जून। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे है व्हिच रैंक प्लेस्ड बाय इंडिया इन द WEF's ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 रिसेंटली। तो 2024 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में हमारे भारत ने कौन सा नंबर कैरी किया है या फिर सिक्योर किया है? ऑप्शन ए 61, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 63, ऑप्शन डी 64। थोड़ा हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में पब्लिश किया गया था। तो वहाँ पे हमारे भारत ने 63rd रैंक सिक्योर किया है। भारत ने 63rd रैंक सिक्योर किया है। और पहला रैंक में कौन सा कंट्री आया था? स्वीडन। और उसके बाद दूसरा रैंक में आया है डेनमार्क, तीसरा रैंक में आया है फिनलैंड, चौथा रैंक में आया है स्विट्जरलैंड और पांचवा रैंक में आया है फ्रांस। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2024 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स के ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में पहला स्थान कौन से कंट्री को मिला था? तो क्वेश्चन आने से तो आंसर होगा स्वीडन होगा। दूसरा स्थान डेनमार्क, तीसरा फिनलैंड, चौथा स्विट्जरलैंड और पांचवा फ्रांस। और हमारे भारत ने कौन सा रैंक वहाँ पे कैरी किया है? 63rd है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी 63rd। अभी हम जाते हैं आज के लास्ट टॉपिक और लास्ट क्वेश्चन। तो 15वें क्वेश्चन, व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे एवरी ईयर। तो हर साल वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे कौन से तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 22 जून, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हर साल वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे 22 जून को मनाया जाता है। 22 जून को हर साल
वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे सबसे पहले 2017 को मनाया गया था। तो 2017 के बाद हर साल मना रहा है। तो इस बार जो मनाया है वो 8th एडिशन है। 8th मतलब 8th एडिशन बोलता है या फिर 8 टाइम्स इस बार जो मनाया गया है पिछले 22 तारीख को, मतलब कल मनाया गया था, वो 8th एडिशन है। ठीक है। तो वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे का रेन फॉरेस्ट डे सबसे पहले कौन से साल को मनाया गया था? तो आंसर होगा 2017 होगा। इस बार 2024 का वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे का थीम क्या है? एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ आवर रेन फॉरेस्ट। यह है 2024 के वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे का थीम है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी 22 जून। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पे इसको फॉलो कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बहुत सारा प्यार दे दीजिएगा, आशीर्वाद दे दीजिएगा, और ताकि हम लोग और भी आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग के लिए लाए हर दिन, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है।